उसको एक ऐसा हुनर मिला हुआ है which I'll say a God's gift. Plus he's a scientist, he has utilized his talent in the best possible manner. मैं आपको एक दूसरी विधा सिखाने जा रहा हूँ. That is right of story writing, stories of science. और ये स्टोरी राइटिंग मेरा प्रोफेशन नहीं था. बाय प्रोफेशन आई वाज अ जियोलॉजिस्ट एंड कभी मैंने लिखने की सोची भी नहीं थी. बट somehow I have landed into this since past 20 years. और एक आई हैव एस्टैब्लिश्ड माय सेल्फ एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट तो एंड अ साइंस राइटर. तो द क्राफ्ट ऑफ साइंस राइटिंग इट रिक्वायर्स अ स्लाइट स्किल. बाकी आप लोग आराम से कर सकते हैं. मैं आपको आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर गैमेट ऑफ साइंस राइटिंग इन दिस हाउ टू राइट पॉपुलर आर्टिकल्स. ये तो बहुत दिक्कत की बात करता है. अभी सुनाई दे रही ना मेरी आवाज? जी सर, you are audible. Yes sir, you are audible. I'll continue. Okay. Okay sir. So I'll be talking about writing science for the print media because जब आप साइंस कम्युनिकेट करते हैं तो जैसे अभी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया था where he has tried to communicate science with the help of cartoon. I'll try to explain you how to present science with the help of print media. You can write, you can also do electronic media, you can also go on social media. There are so many platforms are available. मैं generally बात करूंगा न्यूज़पेपर्स की और मैगजीन्स की. How to write popular science articles there. सवाल यह है कि साइंस राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. तो अगर आप इस समय की कंटेम्प्रेरी बात करें तो learning more about science has served millions of lives. आपने अभी खुद देखा कि अगर मीडिया में कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बातचीत न उठी होती, इतने आर्टिकल न आए होते तो शायद बहुत से लोग अभी भी इस सूचना से वंचित रहते कि कोई ऐसी खराब बीमारी, ऐसा खराब वायरस फैला हुआ है. तो मीडिया, प्रिंट मीडिया की इस चीज में बहुत इम्पोर्टेंस है. और अभी एक इम्पोर्टेंस और है मीडिया की कि साइंस को पॉपुलराइज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में साइंस को पॉपुलराइज करने के ऊपर विशेष काम नहीं हो पाया है. तो इधर पिछले 20 सालों में साइंस में भी एक्सप्लोजन हुआ है और उसको पॉपुलराइज करने की भी पूरी कोशिश है. स्पेशली हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विज्ञान प्रसार, ये दोनों लगे हुए हैं कि कैसे इसको हम साइंस को पॉपुलराइज करें. इसीलिए आप लोगों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर्स को इस काम के लिए भी इन्वॉल्व किया गया है इन एडिशन टू योर ओन रिसर्च वर्क. Now you know communication plays a vital role in popularizing anything. I need not tell you the name of this lady on the screen or the gentleman Virat Kohli on the screen because you see their pictures very frequently. Whereas I don't know आप लोगों में से कितने लोग इस चेहरे को पहचानते हैं because he is a scientist and he doesn't appear in the newspapers so frequently. He is Professor Ashok Sahni, a great exponent of dinosaurs. Dinosaurs के ऊपर बहुत काम किया है और इनका क्या काम है, साइंटिफिक काम है. बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ आर्टिकल्स भी इनके बारे में आते हैं. बट सर, यस, आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा है. स्लाइड को मूव कीजिए. हमें बार में दिख रहा है लेकिन फ्रंट में नहीं. मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ था. क्या फुल स्क्रीन के बाहर आ जाओ? नहीं, बाहर आने की जरूरत है. पेज डाउन करके आप नेक्स्ट स्लाइड मूव कर सकते हैं. और यू जस्ट मैं तो प्रेस मूव कर द एरो सर. हाँ, आई एम यूजिंग एरो की. ये तो मूव नहीं हो रहा है. अभी मैंने मूव किया. No, it's not moving sir. नॉट मूविंग. देयर इज समथिंग रॉन्ग. कैसे करें? अच्छा, लेट मी सी. Now is it moving? Yes sir. Acha. Yes. I've already talked about print media and also about importance of science writing, and I tried to explain you कि क्या मीडिया का असर होता है. Because of media, Aishwarya Rai and Virat Kohli are so popular, whereas renowned scientists like Professor Ashok Sahni is lesser known, क्योंकि मीडिया में साइंस की अभी जो आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल न्यूज़पेपर्स जो कि अभी साइंस की न्यूज को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं.
but in their own way. They have their own priorities. So then now, as a research scholar, you know कि आपके लिए मैंडेटरी है टू राइट आर्टिकल पेपर्स, साइंटिफिक पेपर्स, बट इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका है कि इतने ज्यादा कंपार्टमेंट्स बन गए हैं कि एक कंपार्टमेंट को मालूम नहीं कि दूसरे कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है। आपकी जो साइंस है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता है और आपके जैसे और स्पेशलिस्ट को पता है, लेकिन हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में और भी तरह के रिसर्चेस हो रहे हो जिनके बारे में शायद आपको भी ना पता हो या आपके काम के बारे में उनको ना पता हो। तो मैं तो बात कर रहा हूँ आपकी रिसर्च को जनरल पब्लिक के पास ले जाने के लिए, लेमैन के ले जाने के लिए। इन लेमैन के पास कैसे ले जाएंगे, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो अक्सर साइंटिस्ट की कंप्लेंट होती है कि जो उन्होंने जर्नलिस्ट आया, साइंस बीट वाला करस्पॉन्डेंट आया उनके ऑफिस में और उनसे काफी बातें पूछ के ले गया और नोट करके ले गया, लेकिन जो अखबार में छपा वो उससे थोड़ा फर्क था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एंड ही सेज दैट जर्नलिस्ट हैज नो नॉलेज ऑफ साइंस। यस, एब्सोल्युटली राइट। अ जर्नलिस्ट may not have the knowledge of science because he is not a scientist. He may be just a graduate in history or political science. Whereas scientist को अपनी रिसर्च की वजह से उसको टाइम नहीं है to write science for the masses. But now it is high time that scientists are trained to write for the masses as well. And ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था, पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि we have several examples like Stephen Hawking, जेसी बोस, मेघनाथ साहा। इंडियंस की अगर बात करें तो जेसी बोस, मेघनाथ साहा, प्रोफेसर यशवाल और इवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने तक कॉमन मैन के लिए साइंस की किताबें और आर्टिकल्स लिखे। तो ऐसा पास्ट में भी हुआ है और फ्यूचर में और बेटर हो और ज्यादा हो, इसकी कोशिश सरकार की है। तो अभी इन पिछले कुछ सालों में आवर कंट्री इज इमर्जिंग एज अ मेजर साइंटिफिक हब एंड इन दिस एरा ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन। अभी तो कहते हैं ना कि दुर्घटना घटी और तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंची। कोविड का केस इंडिया में आया और फट से पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई। तो इतना फास्ट हो गया कम्युनिकेशन कि अभी पब्लिक जो है, लेमैन, दे आर वेरी कीन टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। So communicating science to the layman is like a storytelling. आपको आपकी दादी कहानी सुनाती थी, उसी तरह से आपने लेमन को कहानी सुनानी है। तो मैं आज यही बातें आपसे करूंगा कि कैसे वो कहानी सुनानी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है कहानी लिखने में, कहानी गढ़ने में, कहानी सुनाने में, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ वी हैव अ डायर शॉर्टेज ऑफ साइंस कम्युनिकेटर्स, स्पेशली इन आवर कंट्री, and which is right now virtually exploding with scientific information. And सारा समाज जो है इस बात को जानने के लिए बहुत कीन है कि साइंटिफिक फील्ड में क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमें तो बहुत सारे साइंस राइटर्स की जरूरत है एंड वी नीड साइंस राइटर्स हु कैन कंज्यूर स्टोरीज आउट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो कि कहानियां गढ़ सकते हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको you ought to have a good expression, आपका अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए रिटन, और थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। बस इतनी सी ट्रिक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस और गुड एक्सप्रेशन। सो today's purpose of today's webinar is to motivate the young scientists like you for this job, and for that purpose I have come here to explain you the बारीकियां बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर। So, अगर if you have the capability to write, and supposing, may God forbid, after PhD you are not getting a job, the science writing could be an alternative career for you, or some of you who have got exceptionally good expression. And if you have the interest and you have established yourself as a science writer, you may get offers from scientific journals to edit science articles, also edit science articles in the science newspapers, in the newspapers, magazines. बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कि साइंस की बुक्स लिखते हैं स्कूल के बच्चों के लिए। They also need साइंस राइटर्स फॉर
content writing and editing of such books among the science writers. And remember Mark Walport's words, science is not finished until it is communicated. तो आप लैब में साइंस करके रखते रहिए, उसी का मतलब नहीं है जब तक कि वो समाज के सामने, दुनिया के सामने ना पहुंचे। पहले तो ये था कि साइंटिफिक वर्ल्ड में पहुंचे, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है कि वो साइंस सब तक पहुंचे, आपका काम सब तक पहुंचे। तो हाउ टू गो अबाउट इट? So there are, if you have the interest and capability, then identify your strength. आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आप में इंटरेस्ट है लिखने का, तो आप कैसे जाएंगे, आप अपनी कैपेबिलिटी कैसे पहचानेंगे? उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें से आप कोई एक फेवरेट टॉपिक लीजिए एंड उस टॉपिक के बारे में, भले अभी आपकी रिसर्च जो है शुरुआत है, अभी तो आपने लिखना भी नहीं शुरू किया अपनी थीसिस को, बट यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट योर टॉपिक, तो आप उसके जितनी रिसर्च आप कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में वो करिए, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और एक 500 वर्ड का आर्टिकल बिना साइंटिफिक जार्गन को यूज किए हुए आप लिखिए। जब आपने वो 500 वर्ड का आर्टिकल लिख लिया तो उसको आप अपने क्लोज फ्रेंड को दिखाइए और टू योर स्पाउस इफ यू हैव, एंड अगर आपने ये कर लिया और आपने जिसको भी वो आर्टिकल पढ़ाया उसने पढ़ लिया, उसकी समझ में आ गया, तो आपका आधा काम हो चुका है। तो बाकी आधा काम कैसे होगा? सो पहली बात तो यू हैव टू, एक यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा लेक्चर जो डल हो रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। कहानी ऐसा है कि एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तो भगवान उसकी प्रार्थना से खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, तुम्हारी लॉटरी आ जाएगी। लॉटरी का रिजल्ट निकला तो उसका नाम नहीं था। उसने फिर प्रार्थना करी, उसने कहा भगवान मेरा तो नाम ही नहीं था लॉटरी में, आई नहीं लॉटरी मेरी। तो भगवान ने थोड़ा पिछला इंफॉर्मेशन टटोल के देखी तो उन्होंने कहा अरे भाई पहले लॉटरी का टिकट तो खरीदो। यानी अगर आपने आधा काम कर लिया, आपका आर्टिकल आपके दोस्त या आपकी पत्नी को पसंद आ गया है, तो उसके आगे क्या करना है? तो आपको पहले थोड़ा रिसर्च करना है, व्हाट इज पब्लिश्ड वेयर, कहाँ क्या छपता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत सारे, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में साइंस का कॉलम नहीं होता, बहुत कम न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ छप रहा है। इसमें मेहनत लगती है, इट टेक्स टाइम एंड लेबर, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। सो अनलेस यू डू अ बिट ऑफ रिसर्च। जब मैंने ये लिखना शुरू किया था साइंस आर्टिकल, तो उस टाइम पर गूगल अंकल पैदा नहीं हुए थे, या हो गए थे तो मुझे नहीं मालूम, और मैं तो कंप्यूटर लिटरेट नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। लेकिन तब हमको लाइब्रेरीज में जाके साइंटिस्ट को मिलके उनसे बात करनी पड़ती थी। But now this is an era of information technology, so there is no dearth of information, provided you know how to search that information. And there are so many science magazines publishing popular articles. And कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही कलीग जो है वो भी लिख रहे होते हैं, या आपके सीनियर्स होते हैं, उनको मालूम होता है, तो उनसे आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी मैगजीन या न्यूज़पेपर में क्या कॉलम छपते हैं, वो आपको काम आएगी इंफॉर्मेशन। तब आपको ये मालूम होना चाहिए पहले से कि आपने जो टाइप का आर्टिकल लिखा है वो पहले कहीं छपा है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई आर्टिकल लिखा जो कि ऑलरेडी छप चुका है, तो उसको दोबारा छापने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सेकेंडली, योर आर्टिकल शुड बी कंटेम्पररी, आजकल की होने वाली बात पर। जैसे मैं एनवायरनमेंट के ऊपर लिखता हूँ, तो अभी हाल में जो उत्तराखंड में ट्रेजेडी हुई थी, अगर उससे रिलेटेड में आर्टिकल लिखता और उसमें कुछ नई चीज डालता तो वो अवश्य छप जाता। वो बात अलग है कि मैंने नहीं लिखा। तो आर्टिकल शुड बी कंटेम्पररी एंड देयर शुड बी अ मैचिंग कॉलम इन द न्यूज़पेपर। जैसे एक हेल्थ कॉलम अगर आपने लिखा है और आपकी स्टोरी ड्राउट के ऊपर है, एंड दैट ड्राउट इज नॉट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल देयर, इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग, इट विल नॉट बी पब्लिश्ड। या आपने हेल्थ कॉलम है और आपने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर कुछ लिखा है, तो हेल्थ कॉलम वो नहीं छपेगा। फिर उसके बाद जो लेंथ ऑफ द आर्टिकल है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा नजर रखनी पड़ती है
एक 500 वर्ड का आर्टिकल जो है वो अगर आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल भेज दिया और स्पेस है 500 वर्ड की, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं छपेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। एक बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, फर्स्टली दैट नाइदर आई एम ए PhD, आई एम ए जियोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, एंड नॉर आई एम ए ट्रेन्ड जर्नलिस्ट। मैंने जर्नलिज्म नहीं किया है, मैं एक सड़क छाप स्कूटर मैकेनिक की तरह से हूं, जो कि जिसने कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया है, लेकिन वो आपकी स्कूटर को ठीक करना जानता है। तो कुछ उसी प्रकार का फ्रीलांस जर्नलिस्ट में हूं, और मैं 30 सितंबर 2001 को रिटायर हुआ था, और ये जो आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 3 अक्टूबर 2001 को, 3 दिन के बाद। उसका कारण यह है कि ऐसा नहीं था कि पहले से मेरे दिमाग में था और मैंने आर्टिकल लिख के रखा था। कारण यह था कि 1996 में हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे अप्रोच किया था टू राइट आर्टिकल्स अबाउट पेट्स, बिकॉज आई हैव बीन अ पेट लवर सिंस एजेस। उसकी कहानी अलग है। तो मैंने सोचा कि जब मैं पेट्स पे लिख सकता हूं तो मैं अपना सब्जेक्ट इन्वायरमेंट पर भी लिख सकता हूं, और इन्वायरमेंट तो आजकल का इट इज इन थिंग, और 2001 में भी इट वाज वेरी मच इन, बिकॉज वी वर वरीड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ लखनऊ। सो आई डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल, एंड मैंने जो टाइटल उसका छांटा था हाउ इको फ्रेजाइल इज लखनऊ। लखनऊ के जो इन्वायरमेंटल रिजल्ट है उनको ले करके मैंने एक कहानी बनाई और भेजी, और रिटायरमेंट के 3 दिन बाद ये छप गई। उसके बाद से मैंने आज तक मुड़ करके नहीं देखा, और जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में मैंने आर्टिकल लिखे हैं और लिखता रहा हूं। तो खैर, अब when you start writing, be alert and read carefully. कहाँ क्या छप रहा है ये आपको देखते रहना पड़ेगा, एंड आपको जरूरत पड़े तो कहीं नोट करके रखिए। एंड जैसे जैसे आप लिखेंगे आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव करता जाएगा। शुरू में आपको दिक्कत होगी, बट यू हैव टू हैव अ गुड एक्सप्रेशन एंड अ करेक्ट एक्सप्रेशन। माइंड यू, सिंपल लैंग्वेज इज बेटर देन यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड जार्गन, बिकॉज वो फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो वर्ड जो पढ़ने वाला है उसको एक कॉम्प्लेक्स वर्ड आपने लिख दिया बीच बीच में, तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। Then, say for example COVID-19, a lot is being published about these days about COVID-19, but if your article carries information which has not so far been published and which can be understood by a layman, it will be a big hit. तो अभी जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे वो बैक्टीरिया की बात बता रहे थे, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिव वे है इनका प्रेजेंटेशन करने का। एंड इसी तरह से अगर आप कोविड-19 के बारे में आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने देखा कि अभी तक नहीं छपी है, उस इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पर एक लक्ष्यदार शब्दों में उसको आपने यहाँ पर लिखा, तो इट विल बी हिट। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ कि मॉनसून अगर नॉर्मल है, बारिश नॉर्मल हो रही है, और आप ड्राउट के बारे में लिखेंगे उस क्षेत्र में, तो वो नहीं छपेगा। लेकिन अगर बारिश हो रही है और किसी क्षेत्र में ड्राउट चल रहा है, यानी कि वहां पर बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, तो एडिटर लोग खुद आपके पीछे पड़ेंगे कि आप उनको आर्टिकल दीजिए। दूसरे, जो आपका आर्टिकल का टाइटल है वो क्रिस्प होना चाहिए, एंड इट शुड कन्वे द एंटायर स्टोरी। कहते हैं ना, खत का मजमू देख के, लिफाफा देख के भाप लेते हैं खत का मजमू। तो आपका जो टाइटल है उसको देख करके ही लोग समझ में आ जाना चाहिए कि आपका आर्टिकल किसके बारे में होगा। जैसे कि एल निनो के बारे में मैंने एक आर्टिकल छापा था, एल निनो द प्रैंकस्टर, और उसके बाद दूसरा वही आर्टिकल, सिमिलर आर्टिकल छापा हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें कि टाइटल था वॉच आउट फॉर द नॉटी बॉय ऑफ वेदर एल निनो, बिकॉज जनरली children are pranksters, so it is naughty boy of weather El Nino. So title should be catchy and it should explain the entire story. फिर मैं चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, तो ये हिंदुस्तान हिंदी का अखबार है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
मेरा कहना था कि प्रकृति से तालमेल जरूरी है। अगर आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है, इफ यू हैव नॉट डेवलप्ड इन हार्मनी विद नेचर, यू आर बाउंड टू फेस प्रॉब्लम, बिकॉज नेचर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कितना ही मजबूत क्यों न बना दे, अगर प्रकृति को गुस्सा आ गया तो वो टिक नहीं सकता। अभी आपने देखा है उत्तराखंड में क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक कहानी आपको बताता हूँ। एक आर्टिकल है छपा, और न बने थलकाडू। थलकाडू एक जगह है मैसूर के पास में, कर्नाटक में, जो इसको कि टेम्पल टाउन कहते हैं। यहाँ पर 150 करीब टेम्पल्स हैं। और एक बार क्या हुआ कि महाराजा विजयनगरम ने एक अपना एक बांध बनवाया कावेरी नदी के ऊपर 400 साल पहले। उस डैम के बनने से क्या हुआ कि जो स्ट्रीम इम्पाउंड हो गई, वहां तो बहुत खुशहाली आ गई, पानी हो गया अवेलेबल काफी, लेकिन डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम जो है बहुत पतली हो गई, धारा बहुत पतली हो गई, जिसकी वजह से रेत उड़ करके जाने लगी। तो जिस डायरेक्शन में हवा का जो डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में ये टेम्पल टाउन आ जाता था। और पूरा का पूरा टाउन जो है वो हर साल 7 से 10 फीट रेत के अंदर दबता चला गया। और आज जो वो रेत है वो 30-40 फीट से भी ज्यादा है। एंड एक मंदिर ऐसा है जिसमें कि हर साल पूजा करनी होती है, तो उसको हर साल ठेका दिया जाता है, उसको साफ करते तब वहां पर पूजा होती है। कहने का मतलब यह कि 400 साल पहले राजा ने तो स्कीम बनाई थी कि मेरे जनता को पानी की अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन उसका परिणाम भुगतना पड़ा 400 साल के बाद। तो आज भी जो स्कीम हम बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि सालों साल उसका हमको नुकसान न उठाना पड़े उसके कारण। सो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डेवलप इन हार्मनी विद नेचर। उसी तरह से अगेन व्हेन वी टॉक ऑफ डेवलपमेंटल इश्यू, तो प्रकृति हमें चेतावनी देती है मगर हम सुनते नहीं है। ये एक आर्टिकल मैंने लिखा था जिसमें ऊपर से केदारनाथ टाउनशिप। केदारनाथ में 94 से 97 के बीच में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम करके ये साबित कर दिया था कि अगर यहाँ पर फर्दर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई तो इट विल बी डिजास्टर्स। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, फुटफॉल बहुत बढ़ गया, और 2013 में क्या हुआ आप सब जानते हैं। और बहुत वल्नरेबल टाउन है। ऐसे टाउन को अगर हम ओवर डेवलप करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी, और प्रकृति की चेतावनी को हमको ध्यान देना चाहिए। अब फिर से थोड़ी सी टेक्निकल बात बताऊं कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं दे आर फ्रॉम 500 to 800 वर्ड्स, उससे ज्यादा बड़े नहीं होते। आप किसी भी न्यूज़पेपर के कॉलम को उठा के काउंट करके देख लीजिए। लेकिन जो मैगजीन है वो 500 से 1100 वर्ड तक के आर्टिकल छापती है, और मैगजीन अक्सर थीमेटिक होती है। तो अगर थीम में आपका आर्टिकल फिट हो रहा है तब तो वो उसमें छपेगा, और अगर थीम में नहीं है, अगर थीम पॉलिटिक्स की है, तो उसमें आपका आर्टिकल साइंस का नहीं छपेगा। उसी तरह से न्यूज़पेपर जो है उसको एक इमीडिएट रिपोर्ट चाहिए। आज क्या घटना हुई, आज क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट चाहिए। तो वो आर्टिकल तो बेहद कंटेम्पररी होना चाहिए और फैक्चुअल होना चाहिए, जिसको कि लिखने के लिए जनरली न्यूज़पेपर के पास अपने करस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो कि स्पॉट पे जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी लैब में आज कोई डिस्कवरी हुई है और आपने उसकी कहानी लिखी है और अच्छे रोचक शब्दों में लिखी है, तो वो भी न्यूज़पेपर में जा सकती है। वेयर मैगजीन को क्या है, उसको फैक्चुअल रिपोर्ट चाहिए एंड सम एनालिसिस चाहिए, और उसमें कुछ पिक्चर्स होने से आर्टिकल की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे एक ये मैगजीन है ऑर्बिट, इसमें मैं अक्सर कॉलम लिखता हूँ। इससे पानी के बारे में आर्टिकल था। ये केदारनाथ की ट्रेजेडी के बाद का आर्टिकल है। एक्सेस इज एज बैड एज शॉर्टेज। अगर आपके पास पानी एक्सेस में है तो बाढ़ आएगी, शॉर्टेज में है तो सूखा पड़ेगा। इसलिए दोनों ही हालत में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी तरह से योजना के जो एडिटर थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया आफ्टर केदारनाथ ट्रेजेडी कि जो हिमालयन रीजन है इसकी फ्रेजिलिटी बहुत फ्रेजाइल है, इसका इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, तो इसके बारे में कुछ आर्टिकल लिखने के लिए कि हाउ टू गो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन।
तो कैसे हमें नेचर को ध्यान में रखते हुए डेवलप करना है। तो आप गौर से देखेंगे कि इस आर्टिकल में आपको 3 चित्र दिखाई देंगे। तो वो क्या कहते हैं, इनकी बात मैं आपको अभी इसके बाद बताता हूँ। तो जब हम इस आर्टिकल को लिख रहे थे तो एक उसमें चीज आती है, एक उत्तरकाशी में एक जगह है कोठी बनाल। कोठी बनाल में ऐसे मकान बने हैं which are there for last 1000 years and Uttarkashi is one region in the country which is prone to earthquakes। तो ये मकान अभी तक खड़े हुए हैं, बिल्कुल हिले, बिल्कुल अनस्क्रैच्ड। ये देखा कि रुड़की के जो IIT रुड़की के और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों ने कि ये कोठी बनाल के जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा है कि एज पर द मॉडर्न गाइडलाइंस ऑफ अर्थक्वेक सेफ हाउसेस। उस समय तो साइंस नहीं डेवलप थी, लेकिन फिर भी ये बना है। एंड कोठी बनाल आर्किटेक्चर इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड टर्म अमंगस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। उसी तरह से केदारनाथ के टेम्पल जो है 400 साल तक, 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा, और इसकी हमको सबूत मिला। उसके जो रॉक्स लगे, जो पत्थर लगे हैं, उसमें ऐसे स्ट्राइएशंस मिलते हैं जैसे आप तस्वीर में देख रहे होंगे। उन स्ट्राइएशंस के अंदर लाइचन ग्रो करते हैं। उन लाइचन्स को स्टडी करके GSI ने डेट किया और ये भी साबित हुआ पहले कि ये स्ट्राइएशंस ग्लेशियल आइस के मूव करने से बने हैं, और उसके अंदर लाइचन ने डेट बता दी 400 साल। तो इस तरह से एक उस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की इस एरा में मिनी आइस एज भी आ चुकी है। ये इसका खास महत्व है। और इस तरह से करके ये आर्टिकल जो है हमारा योजना में छपा था। तब इसमें ये जो पिक्चर्स की मैं बात कर रहा था, एक तो है कि केदारनाथ में जो कुछ हुआ उसकी पिक्चर है डिजास्टर की, दूसरी पिक्चर है 1000 साल पुराने मकान की उत्तरकाशी में कोठी बनाल आर्किटेक्चर की, और तीसरा केदारनाथ के बर्फ के अंदर दबे होने की। तो ये पिक्चर्स और वर्ड से ये पूरी कहानी पाठक के सामने एक्सप्लेन हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ बात ये आती है कि यू हैव टू डेवलप अ स्टाइल। अब एक ये बोतल के अंदर बंद सदारिये आप देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि ही इज नन अदर देन खुशवंत सिंह, अ ग्रेट जर्नलिस्ट, अ ग्रेट राइटर। उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, और ये कार्टून ही उनके लिए उनकी पहचान था कि जहां ये कार्टून आर्टिकल के ऊपर दिखाई दिया तो अगला जो है खुद ब खुद सारा अखबार छोड़ के इसको पढ़ने लगता था, बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्टाइल। और थोड़ी सी लाइनें पढ़ करके ही आपका स्टाइल पता चल जाता है। तो मैंने भी कोशिश की इस बात को समझते हुए कि एक स्टाइल ऐसा डेवलप किया जाए जो कि इंटरेस्टिंग हो। तो मैंने क्या किया कि आई मिक्स माय आर्टिकल्स विद सम फोकलोर और विद सम हिस्टोरिकल सम हिस्ट्री। कोसी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। कोसी का एवर्जन कहते हैं, अपना कोर्स चेंज कर दिया था। 125 किलोमीटर वेस्ट की ओर सड़क गई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो उसकी कहानी को लिखने के लिए मैंने एक फोकलोर का सहारा लिया, जो कि बिहार के कोसी के उस रीजन में काफी पॉपुलर है। उस फोकलोर के अनुसार कोसी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसके पीछे रानू सरदार नाम का एक राक्षस पड़ गया था, और वो कहता था मुझसे शादी करो। और कोसी का बुढ़ा बाप जो है वो डरता था कि रानू सरदार कहीं मेरी बेटी को उठा न ले जाए। तो कोसी बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि आपको रात भर के अंदर दोनों साइड में एम्बैंकमेंट बना के मुझे को कंटेन कर देना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपका सवेरे सिर काट दिया जाएगा। वर्ड ऑफ ऑनर था, रानू सरदार मान गया। लेकिन कोसी के बाप ने क्या किया कि मुर्गे के बांग देने के काफी पहले उसने मुर्गे की आवाज निकालना शुरू किया। रानू सरदार ने सोचा सुबह हो गई है, तो अपनी जान बचाने के लिए भागा। अब ये कहानी एक फोकलोर देने का पर्पज ये था कि आगे जो आर्टिकल है उसको लोग ध्यान से पढ़े कि शायद कोसी का एम्बैंकमेंट बन गया हो, जो कि नहीं बन पाया, उसको तोड़ करके कोसी भाग गई। साइंस पर लोग जो है दे कंसिडर इट एज वेरी डल एंड बोरिंग,
और बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स चीज समझते हैं। तो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग, उसको स्टोरी के फॉर्म में बनाना है। जैसे कि आपकी दादी आपको कहानी सुनाती थी, वो बहुत सी कहानी, एक ही कहानी को रिपीट करती थी, लेकिन उसमें बहुत सी घटनाएं ऐड हो जाती थी, क्योंकि वो सोचती रहती थी कि कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए। तो जैसा कि अभी शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि वो मैंने कुछ पॉपुलर बुक्स लिखी, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी आइसोटोप्स की, तो वो कहानी के फॉर्म में है। बाजीगर आइसोटोप, और उसके बाद दूसरी जो मेरी किताब है परमाणु ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा, ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस पर मैंने लिखी थी उनके लिए। और ये दोनों टॉपिक्स को लेमैन के हिसाब से लिखा गया है। अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं भी साइंस नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी साइंस उसके अंदर है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल जार्गन। अब क्या होता है कि वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज अ साइंस राइटर, एडिटर्स आपको अप्रोच करते हैं फॉर अ फुल पेज स्टोरी, विच इज अ वेरी बिग ऑनर आई वुड से। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा मौका कुछ अखबारों ने दिया। आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, एंड दैट इज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। इन्होंने मुझे एक बार एक मौका दिया कि एक फुल पेज आर्टिकल पानी के बारे में, स्पेशली ग्राउंड वाटर के बारे में लिखूं, जो कि मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो इसका टाइटल मैंने दिया, कहीं हो न जाए बिन पानी सब सून, बिकॉज ग्राउंड वाटर का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है और आने वाले समय में हमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम फुल पेज आर्टिकल लिखते हैं तो कई बातें हमको बॉक्सेस बना के उसमें हाईलाइट करनी पड़ती है, और बहुत सारी बातें हम उसमें ऐड कर सकते हैं जो कि 500 और 1000 वर्ड वाली लिमिट जो होती है वो उसमें नहीं आती। और इसी में देखिए मैंने एक देवास फिल्टर करके यहाँ पर एक चीज डिस्क्राइब की है, उसकी फिगर भी दी है। मध्य प्रदेश में देवास करके एक जगह है, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये फिल्टर डिजाइन किया था, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था IAS ज्वाइन करने के पहले। तो इस फिल्टर में क्या है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी है जमीन के अंदर जाता है और फिल्टर से होकर जब गुजर के एक्विफर में जाता है तो वो प्योर वाटर होता है, उसमें कोई किस्म का कंटेमिनेशन नहीं होता। तो इस किस्म से इस स्टोरी को डेवलप किया कि पूरा फुल पेज न्यूज़पेपर का काफी बड़ा होता है, वो उसमें आ जाता है। उसके बाद अब आप ये आर्टिकल देखिए, हिंदू में छपा था, ये उसका टाइटल है कॉपर हाइट्स। मुझको 1975 में भेजा गया था संस्कार, एक जगह है लद्दाख में, कॉपर की सर्च में। तो ये आर्टिकल कॉपर के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट माई ट्रैवल बिकॉज पैदल गया था मनाली से वहां तक, तो इसलिए उसका टाइटल दिया कॉपर हाइट्स। टाइटल से ही समझ में आ गया कि बात कॉपर की हो रही है और काफी ऊंचाई पर हो रही है। इसमें आप एज यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। और इसको हिंदू अखबार ने काफी स्पेस दी, करीब करीब आधा पेज दिया इस आर्टिकल को, विच वॉज अनदर बिग अचीवमेंट फॉर मी। उसके बाद अखबार में आप देखते हैं एक होता है एडिट पेज, जिसमें एक एडिटोरियल छपा होता है और उसके अलावा कुछ आर्टिकल्स होते हैं। जनरली 2 आर्टिकल होते हैं, एक मेन आर्टिकल और एक उससे छोटा आर्टिकल। तो आप अगर एडिट पेज में एंट्री पा जाते हैं, दैट मीन्स यू आर नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस राइटर और फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो मुझको कई अखबारों ने एडिट पेज में जगह दी, और एक जैसे ये टेलीग्राफ अखबार निकलता है कैलकाटा से, 2005 में जब सतलज में बाढ़ आई थी और जिससे कि हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हो गया था, उसके ऊपर एक स्टोरी थी। एंड दिस स्टोरी वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एडिटर। मैंने अपने आप से नहीं भेजा था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर हमको स्टोरी चाहिए। माइंड यू, आई एम यूजिंग द वर्ड स्टोरी, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड research paper or a paper, because it's a story, but science in layman's language. And the title is Gone with the Flood. As you can see, the flood had created a havoc there. तो उसको डील करता है। Likewise, गंगा पोल्यूशन हम पोल्यूट करते जा रहे हैं गंगा को, सरकार को भी ब्लेम करते जा रहे हैं कि सरकार गंगा को नहीं साफ कर रही है, तो कब तक धोएगी हमारे पाप गंगा। ये क्या बोलते हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सेंट्रल CPCB का, उनकी एक स्टडी थी कि गंगा में कितने ज्यादा इकोलाई बैक्टीरिया हो गए हैं, द क्वांटिटी सो मच दैट वाटर इज नॉट इवन वर्थ टचिंग। तो ये उसके बारे में स्टोरी थी। उसी तरह से हमने जहां भी डेवलप किया शहरों को, वहां हमने
नदियों के किनारे बांध वो बंड बना दिए, नदियों को जैकेट कर दिया, और जैकेट होने से फिर नदी का जो तल है वो ऊपर उठता जाता है, क्योंकि उसकी सैंड जो भी मटेरियल नदी ला रही है उसमें जमा होता जाता है। तो हमारी ही गलतियों से हमने बाढ़ को आमंत्रित किया है। ये उसके बारे में एक कहानी है। तो व्हेन यू आर रिपोर्टिंग साइंस, देन यू आर एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन द रिसर्च एंड अ कॉमन रीडर। अब आप जब खुद अपनी साइंस रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी यू आर एक्टिंग लाइक अ ब्रिज, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग इट टू द कॉमन रीडर। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। ये वैसे ही ये जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, इट अप्लाइज मोर फॉर द जर्नलिस्ट। वो क्या है कि एक साहब ने जर्नलिस्ट, एक साइंटिस्ट ने जर्नलिस्ट को बताया, वी डिस्ट्रॉयड 10% ऑफ कैंसर सेल्स इन अ लेबोरेटरी रैट्स टेल। लैब में रैट के टेल में से 10% कैंसर सेल्स को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन ये छपा कैसे? कैंसर क्योर्ड। नो, ये हाउलर जो है, आप जब लिखेंगे तो ऐसा हाउलर कभी नहीं होगा। ये हाउलर तब हो सकता है जबकि एक जर्नलिस्ट आपकी बात को रिपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज एडवांटेज ऑफ योर राइटिंग योर ओन वर्क फॉर पीपल, फॉर कॉमन मैन। तो राइटिंग पॉपुलर साइंस आर्टिकल इज एन आर्ट, and as I said, you have been writing your scientific papers, but you have not written popular articles. You have to write like a story. ये मैंने पिछले 2019 में भी एक ऐसा प्रेजेंटेशन किया था, और उसके बाद मुझे काफी सारे आर्टिकल्स मिले जज करने के लिए। तो आई फाउंड कि लोगों ने स्टार्ट तो किया जैसे मैंने बताया बड़े इंटरेस्टिंग वे में, बट उसके बाद वो भूल गए और वो प्योर साइंस उसमें घुस गए। तो ऐसा नहीं है। आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका आर्टिकल बना होना चाहिए। फिलहाल तो एक जो पॉपुलर आर्टिकल की बात हो रही है, तो एक कमिंग सुपर न्यूज, जैसे साइंस में कोई डेवलपमेंट होते हैं, अगर मेरे को कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है तो मैं उसको आई कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ सम बैक्टीरिया जो कि ऐसा ग्लू बनाते हैं जिनकी वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो शिप के बॉटम में बेस में चिपके रहते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते हैं। और ये जब ग्लू मार्केट में आ जाएगा तो इट बी ऑफ वेरी एक्सट्रीम यूज, बिकॉज सर्जरी होगी तो वहां ग्लू लगा देंगे बजाय स्टिच करने के। कोई चीज को ऊपर कहीं चिपकाना है तो आपको आजकल एक ऐसा टेप आने लगा है माइंड यू, जो कि इसी ग्लू से मिलता जुलता है, कि आपको दीवार में कील लगाने की जरूरत नहीं होती। उस टेप से आप कोई भारी से भारी चीज भी दीवार पर लटका सकते हैं। तो देयर इज वर्चुअल एक्सप्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दीज मैटर्स। एंड एक मेरे जैसे फ्रीलांसर के लिए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। आप लोग तो साइंस में ही इन्वॉल्व है, तो यू नो इट बेटर। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड दिस, कैसे करना है? तो आप एक इन्वर्टेड पिरामिड को इमेजिन करिए, एंड यू हैव टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस राइटिंग। जैसे साइंस राइटिंग क्या, दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ कॉलम राइटिंग और से बेसिक फंडामेंटल ऑफ जर्नलिज्म। इसको कहते हैं 5 W's। 5 W होते हैं एंड अ हुक। तो 5 W होते हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। किसने किया, क्या किया, कहां किया, कब किया, क्यों किया। वैसे ही रिसर्च है, किसने करी, क्या रिसर्च करी, कहां करी, कब करी, क्यों करी और कैसे करी। ये जो 5 W और एक हुक, ये आपके लीड पैराग्राफ में आ जाना चाहिए, इसमें कि आप काफी बातें उस रिसर्च के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखेंगे। बीच के पोर्शन में आर्टिकल के आप जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो देंगे, और आखिर में लेस एसेंशियल मैटर देंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आखिर की 2-3 लाइनें और कभी कभी एक आध पैराग्राफ ही पूरा का पूरा डेस्क वाला जो है, डेस्क एडिटर काट देता है। तो वो लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, लेसर वैल्यू की जो इंफॉर्मेशन वो वहां पर आप देंगे। तो ये फंडा को आप अपने दिमाग में रखिए, आर्टिकल लिखते समय आप कभी फेल नहीं होंगे। अब ये देखिए, हु इज टू ब्लेम, कार्बन को अगवायर, कैसे शहर के अंदर वाटर लॉगिंग हुई है। हमारे प्रदीप श्रीवास्तव साहब इसके बारे में काफी लिखते रहते हैं, और इनके लिखने से असर भी होता है। तो क्यों वाटर लॉगिंग हुई है, कहाँ वाटर लॉगिंग हुई है, तो ये मैं मतलब आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल, मैं आपको एक खाली बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ। तो आप अपने रीडर्स को थोड़ा एनालाइज करिए कि आपके आर्टिकल जो पढ़ेंगे वो कौन है।
उनको एक एनालिसिस करिए कि हु विल रीड व्हाट एंड व्हाट विल द एज प्रोफाइल ऑफ द रीडर्स, और वो उस एज प्रोफाइल के लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप खुद रीडर होते तो क्या आप इस तरह का आर्टिकल प्रेफर करते पढ़ना? एंड तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रीडर कौन है, वो आपका आर्टिकल पढ़े तो खुश हो जाए। जैसे अगर आपके टारगेट रीडर बच्चे हैं, बच्चों की मैगजीन के लिए आप साइंस आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप एक मिस्ट्री उसमें कुछ डाल देंगे तो बच्चों को बड़ा मजा आएगा, आगे क्या होगा। और अगर वो यूथ है तो उनको आप कुछ ऐसी बातें लिखेंगे कि जो उनके फ्यूचर के बारे में है, उनको एम्पावरमेंट के बारे में है, तो उनको मजा आएगा। और अगर वो बुढ़े हैं जैसे मेरी तरह से, तो वो तो उनको, जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि कैसे मैं इसको शेयर करूं अपने प्रेजेंटेशन को, तो उस तरह की बातें अगर आप बुजुर्ग लोगों के लिए लिखेंगे साइंस की, तो उनको उसको पढ़ने में आनंद आएगा। तो दिस यू मस्ट टारगेट योर रीडर्स एंड राइट अकॉर्डिंगली। देन you have to develop a brand and style. You have to develop your style like a brand. Once you have positioned your brand, then there is no looking back. Time will be in short supply for you. मान लीजिए मुझे 20 साल रिटायर हो गए हैं और टाइम रियली मेरे लिए शॉर्ट सप्लाई में है, और टाइम मेरे लेक्चर का भी शॉर्ट सप्लाई में जा रहा है। इसलिए मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, बट इन साइंस credit goes to the man who convinces the world and not to the man to whom the idea first occurred. यानी जो साइंस को पब्लिक तक पहुंचाता है उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता है बनिस्बत जिसने रिसर्च करी है। तो आप खुद ही अपनी रिसर्च को पब्लिक तक पहुंचाइए। बट रिमेंबर, अगर आपकी रिसर्च किसी स्ट्रेटेजिक काम के लिए, कंट्री के स्ट्रेटेजिक काम में इन्वॉल्व है, तो वो आप नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो आपके ऊपर बंदिश है उसको आप फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपकी रिसर्च, आपका डिपार्टमेंट, आपका इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि आपकी रिसर्च पब्लिक तक पहुंचे, तो उसको आप जो मैंने तरीके बताए हैं उनको फॉलो करिए एंड उनको लोगों तक पहुंचाइए। सब लोगों को भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा अपना नाम रोज अखबारों में पढ़ के। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. माय प्लेजर। Thank you very much, sir, for wonderfully delivering the detailed insight of writing popular science articles. You have answered various questions of science scholars to express their research in simplified way to the masses. So many of us are interested to do popular science articles, but there is lack of guidance. Today, your talk has cleared the picture and guided us at a great level. I believe our participants have learned a lot from your experience, and we are fortunate to have you among us today. This is going to help research scholars among us to go for Afsar Awards for Department of Science and Technology. Thank you very much, sir, for giving us your valuable time and guide us for the real world of popular science writing. Thank you very much, sir. Most welcome. Most welcome. Am I audible? Yeah, Yes, ma'am. very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय हम लोगों को दिया, और जो आज आपने ये पूरा एक डिटेल हमें बताया है, एक पूरी जर्नी आपके रिटायरमेंट के बाद के 20 इयर्स आपने इस सब्जेक्ट को दिए हैं। उससे पहले की आपकी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रही जीएसआई के अकॉर्डिंग, फिर आपने अपने साइंस के सब्जेक्ट को इस स्टोरी टेलिंग में जो आपने ट्रांसफॉर्म किया है वो रिमार्केबल है। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने अवसर डीएसटी का जो अवार्ड है, जब नया नया शुरू हुआ था, आई पार्टिसिपेटेड, और मुझे शायद आधी समझ थी उस समय, आधी आज वो पूरी हुई है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपनी बात को, कि मैंने स्टोरी शुरू की अपनी इस सोच से कि जब मैं पीएचडी कर रही थी तो जो मेरा टॉपिक था, मुझे लगता था कि बहुत छोटा सा काम है, क्या इसकी कोई वर्थ है सोसाइटी के लिए। मैं टाइफाइड डिटेक्शन पे काम कर रही थी, अर्ली एंड रिलायबल डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड। तो मुझे लगता था तो बहुत ही छोटा सा काम है, टाइफाइड पे क्या मतलब हम इतना कर रहे हैं, इतना पैसा समय खर्च कर रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैं अपने विलेज में गई, मेरी मदर इन लॉ डायग्नोस्ड हुई, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि वो कोई टेस्ट नहीं करते, ऐसे ही कुछ मेडिसिन 2-3 बीमारियों का मिला के एक दे देते हैं और पेशेंट पे वो ठीक हो जाता है।
तो उस दिन जब मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आया कि अगर ये बन जाता है एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा डिवाइस जिसको आप कहीं भी ले जाके यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, दैट डे आई रियलाइज कि मेरी रिसर्च का कुछ वर्थ है। अपनी इसी सोच को और इस एक्सपीरियंस को मैंने एक स्टोरी में कन्वर्ट किया और अवसर के लिए अप्लाई किया। बट जैसे कहानी आपने बोला, मैंने शुरू तो कहानी के तौर पे की थी, लेकिन वो अंत तक आते आते पूरा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उसमें हो गया। तो जो लास्ट का पैराग्राफ था, आई मस्ट से कि वो पूरा ही साइंटिफिक था। तो मुझे अवार्ड नहीं मिला, ऑब्वियसली मैं सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन तब कोई आंसर करने वाला नहीं था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुई, मैं शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुई। हालांकि अभी डीएसटी ने प्रोविजन चेंज कर दिया है, अब वो लोग पहले स्टोरीज लेते हैं, फिर उन्हें एवेल्युएट करते हैं, जो एक ग्रुप सेलेक्ट होता है उसको फिर वो गाइड करते हैं, और गाइड करने के बाद फिर से वो उनसे स्टोरीज लेते हैं। तो मेरी जो, मुझे लगता है कि मैं फेलियर मेरा कहाँ हुआ, वो आज आपके लेक्चर से मुझे समझ में आया है कि मैंने एक अच्छी सी कहानी को चलते चलते एक प्योर साइंस की फॉर्म में मैं ले गई और शायद वो गड़बड़ हो गया सारा। तो मुझे लगता है मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों को आज ये सीखने के लिए मिला है, जो आमतौर पे हमें गाइडेंस मिल नहीं पाती है। और अभी क्योंकि ये वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे, तो और बहुत सारे लोगों तक आपकी बात, आपका जो ये ट्रू गाइडेंस है, जो कि मोस्ट नीडेड है, वो पहुंचेगा और शायद हम में से कुछ लोग कुछ बेहतर आगे कर पाएंगे। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, अपनी ओर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच अनु जी। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैंने जो अभी इस अवसर अवार्ड के लिए जो आर्टिकल थे उनको इवेल्युएट किया था, तो वहां पर मैंने यही एक कमी पाई जो आपने खुद अभी बयान की है। शुरुआत का ओपनिंग पैराग्राफ वाज एक्सीलेंट, बट उसके आगे इतना ज्यादा जार्गन था कि मेरे ऊपर से निकल गया। तो जी ये इसको अवॉइड करना, हमें लैब से बाहर निकल के आना। उस समय आप ये सोच लीजिए कि आप लैब से निकल के दादी बन गई और अपने पोते को कहानी सुना रही, उस फॉर्म में सुनाना है। जी सर, आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, बट साइंस बीच में आ गई तो गड़बड़ हो गया। अब मैं इसको ध्यान रखूंगी और आगे पूरा प्रयास करूंगी कि एक प्रॉपर स्टोरी हम बना पाए, और हमें आपकी गाइडेंस की समय समय पे जरूरत पड़ती है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सर। अभी हम फॉर्मल थैंक्स गिविंग की तरफ मूव करेंगे। ओवर टू यू अंकिता। Ma'am, we have a question from Okay, sure. sir. Ask question that, sir, for beginners, which are the best newspaper and magazine for the article writing? देखिए, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैंने कहा रिसर्च करिए, ढूंढिए। अभी ऐसे तो न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं। आई कैन टेल कि हिंदू में हर बृहस्पति को आर्टिकल कॉलम छपता है, डेक्कन हेराल्ड में छपता है। लेकिन आप लोग जो यंगस्टर्स हैं, दे शुड गो थ्रू द मेल, यू नो। जब आप रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ क्या छप रहा है, तो आपको मेहनत करने के बाद ये अंदाज हो जाएगा कि हाँ, दैट इज द राइट प्लेस। इसलिए अभी ये कंडीशन इंडिया में इसलिए हो रही क्योंकि साइंस राइटर्स की कमी है, और न्यूज़पेपर जो है साइंस की जगह पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर साइंस राइटर्स हमारे बढ़ेंगे, अच्छे राइटर बढ़ेंगे, तो न्यूज़पेपर अपने आप ही आपको जगह देंगे, क्योंकि उनको तो मसाला चाहिए लिखने के लिए। Thank you, sir. Well said, sir. Thank you. Over to Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vijay Kumar Joshi, sir. Thank you so much. Now, I would request Dr. Himanki to give a vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, Ankita. We are extremely thankful to Dr. Nakul Parashar, Director, Vigyan Prasar, Dr. B.K. Tyagi, Scientist F, Vigyan Prasar, for their collaboration, support and guidance throughout our program. I take immense pleasure in extending my sincere vote of thanks to Dr. Pradeep Kumar Srivastav, ex-Senior Principal Scientist, CDRI Lucknow, for gracing the program and sharing your diversified work using Science tools. You are an inspiration for all of us, sir. Thank you so much. I also extend my heartfelt thanks to Dr. V.K. Joshi, retired Director, Geological Survey of India and freelancer journalist. We all are inspired, sir, by your gracious presence. Thank you so much. I would also like to thank all the participants for their presence and showing their interest in the program. And finally, I would extend my heartfelt thanks to our President, Samvid Bharat,
Shri A.S. Dabral, our Vice President Dr. Anu Singh, and the entire team of Samved Bharat for their contribution in organizing the program. Thank you very much to all of you. Thank you so much.